हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? जल्दी से बता दो, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? अमन, क्रिश, आशिम, जल्दी से बता दो, एम आई ऑडिबल, विजिबल? ओके ओके ओके, चलिए, थैंक यू आशिम। मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, चाइल्डहुड स्टडी एंड गेमिंग में। आपका नाम रोहित है या विवेक है? एक बार प्लीज मुझे रिमाइंड करा दो, ऑडिबल एंड विजिबल। थैंक यू सो मच। चलिए, तो लास्ट टॉपिक जो था अपना, वी हैव डिस्कस अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक जो मैंने लिया था दैट वाज ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है सो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, और उसी ऑस्मोसिस के बारे में मैंने काफी डिटेल में आपसे बात करी थी। ठीक है, करीना हेलो, अमन हेलो, ठीक। तो यही सारी चीजें थी। तो मैंने लास्ट में बहुत क्विकली आपको ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस बता दिए थे। हाय, आई एम बैक, वेलकम बैक टू द क्लासेस प्रतीक। ठीक, अच्छा, एक कांस्टेंट डाउट मेरे पास बार बार कमेंट्स में आ रहा है कि मैम हाउ टू मैनेज बोर्ड एंड आईजेएसओ एंड आईओक्यूएम ऑल टुगेदर। तो इसके बारे में अपन जरूर बात करेंगे। मैं आपको जरूर गाइड करूंगी कि किस तरीके से आपको चलना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। ओमकार हाय, धीमंत गुड इवनिंग। सो दे वर बेसिकली व्हाट, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट 3 बीकर्स ए, बी एंड सी। ठीक है, इन तीनों ही बीकर्स में मैं रिपीट कर रही हूं क्योंकि लास्ट में स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे मैम प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट। तो मैं क्विकली आपको इसका एक रिव्यू दे देती हूं ताकि आपको एक बार कनेक्ट हो जाए कि अपन क्या पढ़ रहे थे। सो हमने 3 बीकर्स लिए थे, ए, बी और सी। तीनों के अंदर हमने सॉल्यूशन को फिल कर दिया था और तीनों के अंदर ही हमने सेल इंट्रोड्यूस कर दिए थे, और इस सेटअप को हमने थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड वाज कि ए के अंदर जो सेल था वो फूलकर मोटा हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया? ये स्वोलन अप हो गया, स्वेल हो गया। बी वाला जो था वो सेल कैसा हो गया? श्रिंक हो गया। वेयर एज सी बीकर में जो सेल था उसके डायमेंशंस वैसे ही रहे, ना वो मोटा हुआ ना वो पतला हुआ। तो अब इसके बेसिस पर अपन ने 3 टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में बात करी थी लास्ट क्लास में। ओके, अरे ऐसे बच्चों की वजह से अमेजिंग। ठीक है, ओके ओके, डोंट वरी डोंट वरी, वी डोंट हैव टू डिस्कस ऑल दिस। ठीक है, ओके। टेक सपोर्ट मैम, आई एम कंप्लीटिंग ऑल योर लेक्चर्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग्स, वेरी गुड। एंटीजन नेचर मैम समझा आया नहीं लास्ट क्लास का? ठीक है, मैं समझा दूंगी लास्ट में। जितने भी डाउट्स हैं वो लास्ट के 10 मिनट्स में अपन डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार 5:10 5:15 के अराउंड मुझे बता देना कि मैम ये डाउट्स थे, अपन उन सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, चलो। सो अब यहां पर 3 टाइप के सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल डालने से वो सेल सोलन अप हो जाए, वो सेल फूल जाए, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम जब भी सेल को डालेंगे वहां पर एंड ऑस्मोसिस होगा। एंड ऑस्मोसिस का मतलब है द वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल। पानी जो है वो सेल के अंदर एंटर करेगा, जिसकी वजह से सेल फूलकर मोटा हो जाएगा, और ऐसे सेल को हम टर्जिड सेल बोलते हैं। सो व्हेनेवर यू डिप एनी सेल और व्हेनेवर यू प्लेस एनी सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो उस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब भी आप सेल को डालोगे तो सेल जो है वो फूलकर मोटा हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज इस मीडियम के अंदर जो वाटर का लेवल है, इस मीडियम के अंदर जो वाटर का लेवल है वो सेल के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसीलिए सेल फूलकर मोटा हो जाएगा। इसी के रिवर्स, जब आप सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो सेल श्रिंक हो जाएगा, उस सेल से पानी बाहर निकल आएगा। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्स ऑस्मोसिस। यहां पर वर्ड क्या है? ई एक्स का मतलब एग्जिट। तो पानी सेल से एग्जिट कर गया। क्यों एग्जिट करा? क्योंकि मीडियम के अंदर वाटर का जो लेवल है वो सेल के कंपैरिजन में काफी कम है, इसीलिए
सेल से पानी बाहर निकल गया, सेल श्रिंक हो गया एंड दैट श्रिंक्ड सेल इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तीसरी सिचुएशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सेल का जो साइज है वो चेंज नहीं हो रहा है, ना तो पानी सेल से बाहर जा रहा है और ना ही मीडियम से पानी सेल के अंदर आ रहा है। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ फ्लैसिड सेल। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। क्लियर? ठीक, अब अपन आगे चलते हैं, क्विकली बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। वैसे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये अपन ने शायद लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब भी मूवमेंट होगा तो वहां पर बेसिकली 2 टाइप के मूवमेंट होंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब भी मूवमेंट होगा तो वो मूवमेंट बेसिकली 2 टाइप के होंगे, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो इधर। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब भी मूवमेंट होगा, कोई भी चीज का मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर होगा तो वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। अब अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के केस में रुपए पैसे का कोई खर्चा नहीं होता। यहां पर एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। अगर आप किसी चीज को मूव करने के लिए अगर आप एटीपी का खर्चा नहीं कर रहे हो तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। दूसरी खास बात, पैसिव ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है तो इट इज ऑलवेज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से मूव करेगा। दैट मीन्स बाहर किसी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो बाहर से वो चीज अंदर की तरफ मूव करेगी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में जिस मूवमेंट की हम बात करते हैं दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली। ऑस्मोसिस में हम स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करते हैं? ऑस्मोसिस में हम स्पेसिफिकली सॉल्वेंट के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। क्या ये बात यहां पर समझ में आ गई? वेरी गुड। अब अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर डेफिनेटली एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा और यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है that is against the concentration gradient. This is against the concentration gradient. अगर किसी चीज को आप यहां पर ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर बहुत ज्यादा है, भरे हुए हैं, अंदर कम है, फिर भी सेल का लालच उसे अंदर लेना चाह रहा है ना? तो अगर लालच इन्वॉल्व होगा, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी वो चीज बहुत ज्यादा है बट आपको और चाहिए, तो उस और को खींचने के लिए यहां पर आपको खर्चा पानी करना पड़ेगा, यहां पर आपको एटीपी को खर्च करना ही पड़ेगा। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली, इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सेकेंडली यहां पर आपको एटीपी का खर्च करना पड़ेगा। वेराज जब हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, सो इट इज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, इट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। यहाँ पर कोई लालच इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पर जरूरत होती है तो वो उस चीज को लेता है और यहाँ पर कोई भी रुपए पैसे का खर्चा करना नहीं पड़ता, यहाँ पर एटीपी का खर्चा आपको नहीं करना पड़ता है। सो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को बायोलॉजी में हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेनली किसको पढ़ा जाता है?
डिफ्यूजन को पढ़ा जाता है। सो ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें हम पर्टिकुलरली सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। और जब हम थोड़ा सा चैप्टर्स में आगे बढ़ जाएंगे, जब हम थोड़ा बायोलॉजी को और डेप्थ में पढ़ेंगे, तो हम एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन को पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको जब अपन प्लांट फिजियो पे आएंगे या फिर जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तब अपन इसको डिटेल में देखेंगे। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक पैसिव प्रोसेस है, एक डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है, बट इसका जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहां तक क्या सारी चीजें चमक गई? यहां तक क्या सारी चीजें समझ में आ गई हैं? हाँ देखो, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आशिम, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया है। वो सेलेक्टेड चीजों को ही आने जाने देगी, तो इन मॉलिक्यूल्स को वो बाहर जाने ही नहीं देगी। ठीक है, इसीलिए कोई भी सेल जो है वो सर्वाइवल कर पाता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे किसी चीज को बाहर जाने नहीं देती है, वो चीज को अंदर ले लेती है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ selectively permeable membrane। ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसीलिए अंदर वाली चीज बाहर नहीं जा पाएगी। चमक गया? हाँ, बल्क ट्रांसपोर्टेशन बता देती हूं मैं। बल्क ट्रांसपोर्टेशन में, वैसे मैंने टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं बल्क ट्रांसपोर्टेशन के। बल्क ट्रांसपोर्टेशन में दो चीजें देखनी है अपने को, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। मुझे लगा ये आपको आता होगा। टुगेदर दे आर कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। बल्क ट्रांसपोर्टेशन, काफी सारी चीजें एक साथ अगर मूव कर रही हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज बल्क ट्रांसपोर्टेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस बल्क ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो अगर कोई सॉलिड चीज सेल के अंदर जा रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। कोई लिक्विड या सेमी सॉलिड चीज जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्पिनोसाइटोसिस। इन दोनों ही चीजों में सेल कुछ ना कुछ अंदर ले रहा है, सेल कुछ ना कुछ अंदर ले रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। और अगर सेल कोई चीज बाहर निकालेगा, सो रिवर्सल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, बस यही टर्म्स है। इसको आप लिख लो इनटेक, और इसको आप बोल सकते हो रिलीज। ठीक है, तो यही है बल्क ट्रांसपोर्टेशन। बल्क ट्रांसपोर्टेशन में एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ठीक, धीमंत क्लियर? सबको क्लियर हो गया ये बात? चलो, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, उसको अब अपन डिस्कस करते हैं, और फिर इसके स्ट्रक्चर को अपन डिटेल में एक बार क्विकली दोबारा देखेंगे। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मेनली बनी हुई है हमारी लिपिड्स एंड प्रोटीन की। ठीक है, अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, हाई होता है, तब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, यहां से ध्यान से समझना, और यहां पे अगर कोई डाउट हो तो मुझे यहीं रोक देना, मैं यहीं से आपको समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फर्स्ट सिचुएशन, ध्यान से समझेंगे इस बात को, बिल्कुल है ना, लिखना भी छोड़ देंगे और मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली बनी हुई है लिपिड्स एंड प्रोटीन की, तो यहां पर अब मेरा पूरा कंसंट्रेशन लिपिड के ऊपर रहेगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसके जैसे बिहेव करती है? फ्लूइड के जैसे बिहेव करती है। फ्लूइड के जैसे बिहेव करती है। क्यों बिहेव करती है? क्योंकि जो लिपिड है उनके बीच में, लिपिड के हेड्स के बीच में स्पेसेस आ जाती हैं, और जो इसकी टेल होती है वो भी थिन हो जाती है। तो लिपिड के बीच में अगर स्पेसेस आ रही है, जो लिपिड एक दूसरे के पास प्रेजेंट था, अगर उसके बीच में ऐसे गैप आ गया, तो उनका मूवमेंट क्या है? और इजी हो जाएगा। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हायर टेम्परेचर पर फ्लूइड के जैसे बिहेव करती है। द स्पेसेस डेवलप्स
स्पेसेस डेवलप्स बिटवीन हेड ऑफ लिपिड and tail also becomes thin। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सट्रीमली फ्लूइड के जैसे बिहेव करती है, बहुत ज्यादा लिक्विड हो जाती है। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशल टाइप का फैट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, NSCJS का क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, डिटेल में इस पूरी चीज को समझेंगे। यहां पर क्या हो रहा है वापस से सुनो, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें जो लिपिड कंपोनेंट है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तब क्या होता है, हमारे लिपिड का जो हेड है उसके बीच में स्पेसेस आ जाती है, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाता है बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर, और जो टेल है वो भी कैसी हो जाती है, थिन हो जाती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, वो और ज्यादा फ्लूइडिक मैनर में काम करने लगती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल ही लिक्विड हो जाएगी तो उसकी जो रिजिडिटी है, जो एक वो शेप इम्पार्ट कर रही है किसी सेल को, वो वाला पूरा पार्ट जो है वो लूज हो जाएगा। इसीलिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशल केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये एक बफर के जैसा काम करता है, इट एक्ट्स एज अ बफर। अब बफर के जैसा जब ये काम करता है तो ये हाई टेम्परेचर में, जब गर्मी है, एट हाई टेम्परेचर इट मेंटेन्स द रिजिडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिड बनाने का काम करता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सट्रीम फ्लूइड हो जाती है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड के बीच में गैप आ रहा है, वो बहुत ज्यादा फ्लूइडिक मैनर में काम कर रही है, उस टाइम पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक बफर के जैसा काम करता है। कोलेस्ट्रॉल का काम ही है, इट एक्ट्स एज अ बफरिंग एजेंट, और वो क्या करेगा, उस टाइम पर वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या देगा, रिजिडिटी इंपार्ट करेगा, उसकी फ्लूइडिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। क्लियर है ये बात? आशिम, क्या डाउट है? एक्सोसाइटोसिस में सॉलिड लिक्विड का नो डिफरेंस। एक्सोसाइटोसिस में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर सेल किसी चीज को बाहर निकाल रहा है तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस ही बोलेंगे। ठीक, क्या ये पॉइंट यहां पर समझ में आ गया? क्या यहां पर मैं बल्ब जला सकती हूं? क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है, चमक गया ये पॉइंट सबको? अब इसका रिवर्स देखो, इंपॉर्टेंट है ये। एट लो टेम्परेचर जब कोल्ड कंडीशंस प्रेजेंट है, ठीक है, जब एक्सट्रीम सर्दी प्रेजेंट है, तब क्या होता है, तब लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके हेड जो है वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, और टेल जो है वो भी थिकन हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सट्रीम क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, रिजिड हो जाती है। आप सोचो, अगर ये हेड है तो ये हेड एक दूसरे के क्लोजली एक दूसरे से अटैच हो गए, और ये टेल्स है तो वो टेल्स भी क्या होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ जाती हैं। एक सपोज ये एक टेल है, ये एक टेल है, और एक ये हेड है। ध्यान से समझो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं ऐसे समझाती हूं, मेरे पास 2 पेन, हाँ ध्यान से देखो, ये एक लिपिड का हेड है, ये उसकी टेल है, ये टेल हो गई, दोनों दिख रही है क्लियरली। सिमिलरली ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब ये एक दूसरे से हेड्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल टाइटली अटैच्ड हो गए, और अब ये जो टेल्स हैं, ये टेल्स भी एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गई। तो ये हेड्स भी आपस में चिपक गए, और ये टेल्स भी एक दूसरे से बिल्कुल चिपक चुकी हैं, एक दूसरे से बिल्कुल इंटरवीन कर चुकी हैं। ठीक, तो इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सट्रीमली रिजिड हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है। ठीक, तो इस रिजिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए
इस रिजिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए अगेन कौन काम में आता है? कोलेस्ट्रॉल काम में आता है। कोलेस्ट्रॉल का काम है क्या? इट एक्ट्स एज अ बफरिंग एजेंट। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ध्यान से देखो, ये कोलेस्ट्रॉल इन टेल्स के बीच में आ जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल इन टेल्स के बीच में आ जाता है और टेल्स आपस में, इन टेल्स की आपस में जुड़ाव को रोकने की कोशिश करता है एंड दस इट ट्राइज टू मेंटेन द फ्लूइड नेचर। ये उसके फ्लूइड नेचर को क्या करता है? प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को एक बफरिंग एजेंट कहा जाता है। बफरिंग एजेंट क्यों कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल को? क्योंकि जब हाई टेम्परेचर है, जब गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सट्रीम फ्लूइडिक नेचर में काम करती है, क्योंकि लिपिड की टेल एकदम पतली पतली हो जाती है और लिपिड के हेड्स के बीच में गैप आ जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लूइडिक नेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसको रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल काम में आता है और कोलेस्ट्रॉल इस फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिडिटी इंपार्ट करने का काम करता है, रिजिडिटी देता है। ठीक इसी का रिवर्स, जब एक्सट्रीम विंटर्स हैं, जब बहुत ज्यादा सर्दियां प्रेजेंट हैं, उस टाइम पर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सट्रीमली रिजिड हो जाती है, क्योंकि हेड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड हो जाते हैं, टेल्स जो है वो भी थिकन हो जाती हैं, और अगर ये एक टेल है, ये दूसरी टेल है, ये दोनों हेड्स हैं, तो ये भी आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती है, एक दूसरे से इंटरवाइन हो जाती हैं, और ये चीज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सट्रीमली रिजिड स्ट्रक्चर बना देती है। तो इस रिजिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यहां पर कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं? इनकी टेल्स के बीच में आ जाते हैं। अब अगर ये दो टेल्स हैं और यहां पर अगर कोलेस्ट्रॉल आ गया, तो इन दोनों का जो एक टाइट बॉन्ड बन रहा था, वो टाइट बॉन्ड अब नहीं बन पाएगा, क्योंकि बीच में कोलेस्ट्रॉल आ गया है। तो उस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्लाइटली फ्लूइडिटी इंपार्ट करवाता है। क्या ये पॉइंट यहां पर क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है आशिम? हाँ, कोलेस्ट्रॉल टेल्स के बीच में प्रेजेंट है। वेयर इज द कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट व्हेन नॉट इन विंटर्स? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है कोलेस्ट्रॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा, इट इज अ नॉर्मल फीचर। ठीक, ये ऐसे कहीं से आता जाता नहीं है, इसका फंक्शन चेंज होता है एज पर द एनवायरमेंट, राइट? क्लियर है ये पॉइंट? यहां तक समझ में आ गया? सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अमन, सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक, अब एक और चीज, यहां पर एक और चीज लिखेंगे, ठीक है? एनएससीजेएस का कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, यहां से ध्यान से देखेंगे। एनिमल्स लिविंग इन कोल्डर एनवायरमेंटल कंडीशंस ठीक है, एनिमल्स जो कोल्डर एनवायरमेंटल कंडीशंस में ही रहते हैं, ठीक है, देयर plasma membrane have more quantity, this is important, have more quantity of unsaturated fatty acid. वो एनिमल्स The animals that live in colder environmental conditions, ऐसे एनिमल्स जो कोल्डर एनवायरमेंटल कंडीशंस में ही रहते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या ज्यादा होगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड हैं जो कि लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। दो टाइप के फैटी एसिड हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं बच्चों और एक होते हैं सैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो जनरली सॉलिडिफाई हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, बट जो अनसैचुरेटेड हैं वो कैसे रहते हैं? वो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो ऐसे एनिमल्स जो कि कोल्डर एनवायरमेंटल कंडीशंस में ही रहते हैं,
उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर आप ऐसे एनिमल से कंपेयर करो जो कंपैरेटिवली हॉटर एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहता है, तो उस कोल्डर एनवायरमेंटल कंडीशन वाले एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमेशा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड कंडीशन में मेंटेन रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये ट्राई करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड ना हो जाए। इस कंसेप्ट को और डिटेल में समझेंगे, पहले यहां तक बता दो कोई डाउट है क्या? चमक गया, ठीक है मैम। NSC-JS के बायो का सिलेबस एज सच कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है ना। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर के इवैल्यूएशन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 11th और 12th की NCERT का सिलेबस आएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू हो गया है, लेट मी रीस्टार्ट इट, ठीक है। वेट, चलो जब तक ये स्टार्ट होता है दोबारा अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा है, ऐसे एनिमल्स जो कोल्डर एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कोल्डर एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमेशा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो कंटेंट है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द एनिमल्स लिविंग इन वार्मर एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, उसको अपन समझेंगे, ठीक है। टिल द टाइम द बोर्ड स्टार्ट्स, बोर्ड जब तक स्टार्ट होता है दोबारा, लेट मी रीस्टार्ट इट, है ना। अपन टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, व्हाट इज द नीड टू कीप द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नहीं रहेगी तो जो चीजों का एक्सचेंज हो रहा है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, दैट कीप्स ऑन मूविंग, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें बाहर से अंदर भेजनी है और बाहर से अंदर जाने वाली चीजें जो हैं वो जरूरी नहीं है बेटा कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एज इट इज ट्रांसपोर्ट कर पाए। सो देयर आर सो मेनी रीजंस दैट वी नीड टू मेंटेन द डायनेमिक नेचर ऑफ आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे आपको ये चीज क्लियर होती चली जाएगी कि हम किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायनेमिक रख रहे हैं, हम उसको रिजिड स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि अगर वो रिजिड हो गई इस तरीके से तो जो मूवमेंट हो रहा है लिपिड के रोटेशन से, लिपिड के लैटरल डिफ्यूजन से, लिपिड के फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट से, तो ये सारी चीजें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर को मेंटेन करने की जरूरत है। यस, वेरी गुड प्रतीक, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। आई डोंट थिंक सो ये बोर्ड आज स्टार्ट होगा, लेट अस सी क्या होता है। लेट अस अगेन वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, अगर स्टार्ट हो गया तो ठीक है। अब आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की यहां पर नीड क्यों पड़ रही है वो मैं आपको बताऊंगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नीड हमको कोल्डर एनवायरनमेंट पर इसीलिए पड़ रही है क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड है उसकी जो टेल है वो कैसी है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कोलेस्ट्रॉल जो बीच में प्रेजेंट है वो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो कहीं ना कहीं टेल की वजह से एंड इवन कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो रिजिडिटी है वो बढ़ेगी। कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, टेल्स को आपस में जोड़ने में प्रिवेंट कर रहा है, टेल्स को आपस में जुड़ने से प्रिवेंट कर रहा है, ठीक। तो थोड़ी सी रिजिडिटी को कम कर रहा है, फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहा है। पर कोलेस्ट्रॉल खुद भी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है। तो ऐसे एनिमल्स जो एक्सट्रीम कोल्डर एनवायरनमेंट में रहते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा कहीं रिजिड ना हो जाए, उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहे, इसीलिए वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, इसीलिए वहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया ये, यहां तक कोई डाउट? एंड आई थिंक अपन ने अभी तक जो नोट्स बनाए हैं वो चले गए होंगे। हाँ, वो सब चले गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक। तो मैं लास्ट पॉइंट लिख देती हूं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन colder environmental conditions
have more amount of, this is important, okay, have more amount of unsaturated fatty acids. Fatty acid, as it will help to maintain, as it will help to maintain the fluid nature of, as it will help to maintain the fluid nature of plasma membrane. ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है, इतना पढ़ रहे फ्लूइडिटी। आशिम, क्लियर हो गया ये पॉइंट कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की क्यों नीड है? क्योंकि अगर यहां पर प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट नहीं होता है, लिपिड का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता है, लिपिड का लैटरल मूवमेंट नहीं होता है, लिपिड का रोटेशनल मूवमेंट नहीं होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्योंकि जितनी भी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर रही हैं, जरूरी नहीं है बेटा कि उसका साइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सूट करता हो, और दूसरा जितने वाटर सॉल्यूबल चीजें हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है अक्रॉस द लिपिड बायलेयर। क्योंकि याद रखना, लिपिड के केस में जो टेल है, ठीक है, वो कैसी है, वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर सॉल्यूबल चीजों को अपने अक्रॉस जाने ही नहीं देगी। सो वी नीड टू हैव द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। अब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेल वॉल कंप्लीटली, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली, सारी चीजें अपन ने डिटेल में देख ली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज बेसिकली एन amorphous translucent crystallocolloidal in nature, it is present between the plasma membrane, it is present between the plasma membrane and न्यूक्लियस। ओके, साइटोप्लाज्म को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे डिस्कस करनी थी आपके साथ। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, मेरे माइंड से स्लिप हो गया। इसको देखिए एक बार, ये स्ट्रक्चर देखिए, है ना। इस स्ट्रक्चर को अपन ने पहले भी एक बार डिस्कस किया है। अब यहां पर एक बार अपन मार्किंग्स देख लेते हैं जल्दी से, इसके बाद साइटोप्लाज्म को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीटली इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक। दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन और द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। आज इस बोर्ड को कुछ हो रहा है, आज पढ़ने के मूड में नहीं है बोर्ड शायद। समथिंग इज रॉन्ग। ठीक, इस प्रोटीन के ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड के ऊपर जब चेन होगी दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड, राइट। अब यहां पर ध्यान से देखिए आप, ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है विच इज अ कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन। बट इस प्रोटीन के अंदर एक खास बात है कि इसके पार्ट्स जो हैं ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत डेप्थ तक एक्सटेंडेड हैं। ऐसे प्रोटीन को, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोफोरेंस, ठीक है। ऐसे टाइप के प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोफोरेंस कहते हैं। ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी आपने देखा ना रस्सी, अगर आप रस्सी को ऐसे थोड़ा सा राउंड कर दो और एक एंड और दूसरे एंड को एक्सटेंड कर दो, एग्जैक्टली वैसा ही ये प्रोटीन दिखता है। एंड दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोफोरेन, एंड दिस ग्लाइकोफोरेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर।
ये शुगर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अब यहां पर अगर मैं इस तरह से प्रोटीन बना दूं तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो जाएगा। अगर यहां पर भी मैं प्रोटीन बना दूं तो इसको भी मैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलूंगी। अब ऐसा प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म के पास प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा, दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ऐसे प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म के पास प्रेजेंट होते हैं जिनको आप साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन बोल सकते हो, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, वो स्पेशल प्रोटीन को हम यहां पर कहते हैं स्पेक्ट्रिन, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रिन। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रिन? स्पेक्ट्रिन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, it is a type of extrinsic protein present towards the cytoplasm। ये कहां प्रेजेंट है? It is present towards the cytoplasm। और ये स्पेक्ट्रिन सिर्फ साइटोप्लाज्म की तरफ ही प्रेजेंट है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है बच्चों? दैट बिकम्स एसिमेट्रिकल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, वो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म की तरफ मिलते हैं, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ नहीं मिलते, वो आउटर एनवायरनमेंट को फेस नहीं करते। एंड दिस मेक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाट? दिस मेक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? सरफेस प्रोटीन वर्सेस पेरिफेरल प्रोटीन, क्या लिखवाऊं अमन? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक अब खत्म हो गया। साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस मैं आपको बता दूंगी। सरफेस प्रोटीन को ही आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल रहे हो, ठीक है, जो पेरिफेरल प्रेजेंट है, ऊपर ऊपर प्रेजेंट है, वो ही प्रोटीन्स हैं वो, ठीक है। अब यहां पर आके आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट कंप्लीट हो गया। व्हाट आई वांटेड टू टीच यू हियर वाज ग्लाइकोफोरेंस, क्योंकि ये आपको ऐसा स्पेशल टाइप का हेलिकल प्रोटीन मिलेगा, ऐसा हेलिक्स टाइप में होगा। कैसे समझाऊं मैं आपको? लेट मी टेक दिस, ठीक है, इस तरह से कुछ होगा, ये है ना, इस तरह से होगा। ये एक प्रोटीन है ना, आप इमेजिन करो दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये अगर आपको ये दिख रहा है क्लियरली, सो दिस ग्लाइकोफोरिन इज लाइक दिस। तो ये एक्सटेंडेड होता है इस तरीके से, लाइक दिस, है ना, ऐसा हेलिकल होता है। तो इसका एक एंड साइटोप्लाज्म की तरफ काफी डेप्थ में प्रेजेंट होता है और इसका एक एंड काफी एक्सटेंड तक एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। एंड दिस बेसिकली हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर्स। ठीक, ठीक है, क्लियर है अमन? क्लियर है? तो ये वाला पार्ट पूरा अपना कंप्लीट हो गया है सारा। एंटीजन वाला पार्ट में 5 मिनट में लास्ट में बता दूंगी, ठीक। फ्लूइड नेचर। अब अपन आ गए साइटोप्लाज्म पे, चल। So cytoplasm, it is basically amorphous translucent structure. It is present between the plasma membrane and the nucleus, and it is also crystallocolloidal in nature. So this is the nucleus, this is the plasma membrane. तो यहां पर प्रेजेंट होता है हमारा साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसके 2 पार्ट्स हैं, अपन ने ऑलरेडी इसको एक फ्लो चार्ट में डिस्कस कर लिया था। लेट अस रिपीट इट वन मोर टाइम। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है साइटोसॉल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैट्रिक्स पार्ट एंड द अदर इज साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसमें ऑर्गेनल्स एंड एर्गास्टिक बॉडी या फिर इंक्लूजन्स आते हैं। ये याद आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा कुछ? ठीक है अमन, क्लियर है? अमन आप रिपीट बोल रहे हो, क्या ये पॉइंट अभी आपको क्लियर है? तो जो साइटोप्लाज्म है ये एक अमोर्फस ट्रांसल्यूसेंट स्ट्रक्चर है जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। ये वो स्ट्रक्चर है जिसका नेचर क्रिस्टेलोकोलॉइडल इन नेचर है। ये साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स हैं, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक इसका लिक्विड पार्ट है विच इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स और इट इज कॉल्ड एज द साइटोसॉल,
और इस मैट्रिक्स के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं और इन्हीं को साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेसिकली दो तरीके के हैं, या तो ये सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं या फिर ये एर्गास्टिक बॉडीज हो सकती हैं, और इन्हीं एर्गास्टिक बॉडीज को अपन इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अमॉर्फस का मतलब होता है जिसकी कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एज अमॉर्फस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइटोप्लाज्म जो है बच्चों, ये प्रेजेंट होता है इन सॉल्ट एंड जेल कंसिस्टेंसी। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये। इट इज प्रेजेंट इन सॉल्ट एंड जेल कंसिस्टेंसी। सॉल्ट और जेल कंसिस्टेंसी का मतलब है, सॉल्ट का मतलब है लिक्विड और जेल का मतलब हो गया स्लाइटली सॉलिड, है ना। जैसा जेल होता है ना, ना तो पूरा लिक्विड है ना ही पूरा सॉलिड है, ठीक है, कुछ लिक्विड से थोड़ी सी हार्ड कंसिस्टेंसी है, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द जेल। सो साइटोप्लाज्म जो है वो सॉल्ट और जेल कंसिस्टेंसी में प्रेजेंट है, और ये सॉल्ट और जेल, ये सॉल्ट और जेल आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट है यहां तक? जो साइटोप्लाज्म है वो सॉल्ट और जेल कंसिस्टेंसी में प्रेजेंट होते हैं, और ये सॉल्ट और जेल जो है ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। सॉल्ट जो है वो लिक्विड स्टेट बोली जाती है, और जेल जो है वो लिक्विड और सॉलिड के बीच की एक कंसिस्टेंसी है, एग्जैक्टली जैसे आपका हेयर जेल होता है। ना तो वो लिक्विड जितना, पानी जितना पतला है, और ना ही वो एक्सट्रीमली रिजिड सॉलिड स्ट्रक्चर है। सो दैट इज एग्जैक्टली जेल कंसिस्टेंसी, जो थोड़ी सी सॉफ्टर कंसिस्टेंसी में प्रेजेंट होती है। यस यस यस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज विजिबल हियर, वेरी गुड। अब यहां ध्यान से देखिए, मेरा फेवरेट वर्ड ही है शायद ही। अब यहां ध्यान से देखिए, और दूसरा एक बात याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ, सेल, सेल का न्यूक्लियस, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इधर लिखना बंद कर दीजिए, नोट्स आपको सारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चों? यहां पर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। अब वो पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है, वो पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है यहां पर, ठीक है, ये कौन सी कंसिस्टेंसी में प्रेजेंट होता है? ये हमेशा जेल कंसिस्टेंसी में प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा सा फ्लूइड से गाढ़ी कंसिस्टेंसी में प्रेजेंट होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म। और वो साइटोप्लाज्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा दूर प्रेजेंट है, वो साइटोप्लाज्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा दूर प्रेजेंट है, वो कौन सी कंसिस्टेंसी में प्रेजेंट होता है? वो सॉल्ट कंसिस्टेंसी में प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब ये जो सॉल्ट और जेल है, ये आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ड्यूरिंग सूडोपोडिया फॉर्मेशन। ड्यूरिंग सूडोपोडिया फॉर्मेशन। सूडोपोडिया क्या होता है? बायोलॉजी में किसी भी वर्ड के आगे अगर सूडो वर्ड लग जाए, बायोलॉजी में किसी भी वर्ड के आगे अगर सूडो वर्ड लग जाए, तो उसका मतलब होता है फॉल्स, उसका मतलब होता है फॉल्स। और पोडिया का मतलब हो गया फीट। तो फॉल्स फीट का बनना इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन ऑफ सॉल्ट इनटू जेल,
and gel into sol. क्या यहां तक बात समझ में आई है? प्रेम सिन्हा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, वेरी गुड। प्रेम सिन्हा वेलकम टू द क्लास। अब यहां देखो, यहां ध्यान से देखो, ये एक अमीबा है, ठीक है। अमीबा के पास ये फूड पार्टिकल आया, ठीक। अमीबा के पास जब फूड पार्टिकल आया तो यहां पर जो साइटोप्लाज्म है, ध्यान देंगे इधर सब पहले, यहां पर जो साइटोप्लाज्म है, यहां पर जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होगा? डेंस होएगा, है ना, फूड पार्टिकल ही गायब हो गया। यहां पर साइटोप्लाज्म डेंस होगा। कौन सी कंसिस्टेंसी में प्रेजेंट है? ये जेल कंसिस्टेंसी में प्रेजेंट है। बट अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ना है, फॉल्स फीट बनाने हैं, तो ये अपने साइटोप्लाज्म को जेल कंसिस्टेंसी को किसमें कन्वर्ट करेगा? सॉल में कन्वर्ट करेगा। और सॉल में कन्वर्ट करने की वजह से ये अमीबा जो है ये क्या कर पाएगा? ये इस तरह से एक्सटेंड कर पाएगा। तो जेल जो है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट था, वो किसमें कन्वर्ट हुआ? सॉल में कन्वर्ट हुआ। अब जब ये सॉल में कन्वर्ट हुआ, इसने सूडोपोडिया बना लिया। सूडोपोडिया बनाने के बाद जब इसने फूड को इनगल्फ कर लिया, तो ये जेल, ये जो सॉल बना है, ये सॉल वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जो साइटोप्लाज्म है ये जेल और सॉल कंसिस्टेंसी में रहता है, और ये कंसिस्टेंसीज आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। क्या ये पॉइंट यहां पर समझ में आ गया है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? चमक गया? वेरी गुड। बल्ब जला दो अगर चमक गया है तो, बल्ब जला दिए जाए, जश्न बना लिया जाए अगर समझ में आ गया है। क्लियर है ये? साइटोप्लाज्म को क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो एक अमॉर्फस ट्रांसल्यूसेंट क्रिस्टेलोकोलॉइड इन नेचर है। ये कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक साइटोसॉल है जिसको आप मैट्रिक्स कह रहे हो, या फिर दूसरा पार्ट जो है दैट इज द साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप इसको एक टमेटो सूप जैसा इमेजिन करो। जो लिक्विड पार्ट है टमेटो सूप का, वो तो आपका मैट्रिक्स हो गया या साइटोसोल हो गया, और उसके अंदर जो ब्रेड क्रम्स प्रेजेंट है वो क्या हो गए? आपके साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ठीक है। अब उन साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कुछ लिविंग स्ट्रक्चर्स है जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो ऑर्गेनेल्स हो गए, और जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा वो क्या हो गए? आपके इंक्लूजन बॉडीज हो गए, ठीक है। टमेटो सूप के अंदर जो धनिया पत्ती आ जाती है वो क्या हो गई? वो इंक्लूजन बॉडी हो गई, वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स है। क्या ये पॉइंट यहां पर क्लियर है? सबसे खास बात, साइटोप्लाज्म जो है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है? गाढ़ा है, पतला है, सेमी गाढ़ा है, कंसिस्टेंसी है कैसी? तो साइटोप्लाज्म की जो कंसिस्टेंसी है दैट इज बेस्ट डिफाइंड एज सॉल एंड जेल। सॉल जो है वो लिक्विड पार्ट है, और जेल जो है वो स्लाइटली लिक्विड से गाढ़ा है, बट इट इज नॉट वेरी सॉलिड, ठीक है। एकदम सॉलिड जितना हार्ड नहीं है, पर लिक्विड जितना, सॉल्वेंट जितना पतला भी नहीं है, इन बिटवीन कंसिस्टेंसी है। सो साइटोप्लाज्म की सबसे खास बात यह है कि ये जो कंसिस्टेंसी है ऑफ सॉल एंड जेल, ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। क्या ये पॉइंट यहां पर क्लियर है? सबको चमक गया है? प्लम पुडिंग, हाँ प्लम पुडिंग बोल सकते हैं। गुड इवनिंग, करीना को चमक गया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, प्लम पुडिंग बिल्कुल बोल सकते हो आप, है ना। चले आगे, यहां तक कोई डाउट? अब फंक्शंस देखते हैं क्विकली साइटोप्लाज्म के। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होंगे? It is the main arena of all metabolic activities, ठीक है।
सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो अल्टीमेटली कहां हो रही हैं? वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रही हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ various enzymes. It consists of various enzymes for different प्रोसेसेस। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए नीडेड है। इसमें सबसे कॉमन जो हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। इसमें सबसे कॉमन प्रोसेस जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। इस ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू पायरुविक एसिड। ये एक 10 स्टेप प्रोसीजर होता है, इसको अपन जरूर पढ़ेंगे। अगर स्टेज 1 के लिए नहीं पढ़ेंगे तो स्टेज 2 के लिए पढ़ेंगे, और स्टेज 2 के लिए भी अगर नहीं पढ़ा तो नीट में इसको 100% पढ़ेंगे। तो ये जो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ये कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। और इस पूरे प्रोसेस में जितने भी एंजाइम्स लगते हैं वो सारे एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो सारे ही एंजाइम्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर? ओके। आशिम क्या बोल रहा है? मैम इस पे माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन आया था ना लास्ट ईयर? हाँ बिल्कुल क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। एक ग्लाइऑक्सीसोम्स पर भी आया था। सेल से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं साइटोप्लाज्म का। एज द सेल ऑर्गेनेल्स डू नॉट नॉर्मली मूव, ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है वो अपनी अपनी लोकेशन पर फिक्स होते हैं, वो जनरली मूव नहीं करते। सो उनके बीच में चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन होना है या एक ऑर्गेनेल से किसी चीज को दूसरी जगह पर अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है या एक सेल ऑर्गेनेल को दूसरे सेल ऑर्गेनेल से कनेक्ट करने का काम करना है तो वो कौन करेगा? वो साइटोप्लाज्म ही करेगा। एज द सेल ऑर्गेनेल्स डू नॉट नॉर्मली मूव, साइटोप्लाज्म is responsible for the transportation and linking to organelles। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? अब जो साइटोप्लाज्म है वो ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करता है? So the transportation basically helps by a process which is called as cytoplasmic streaming. It is called as cytoplasmic streaming or it is also called as cyclosis. So cytoplasm जो है वो मूव करता है। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस का ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ओके, साइटोप्लाज्म जो मूवमेंट शो करता है, ठीक है, उस मूवमेंट को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस कहा जाता है। और इस मूवमेंट की वजह से चीजें जो हैं वो एक सेल के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। तो जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज ऑफ 2 टाइप। One is called as rotational cyclosis and the other is called as circulational cyclosis। यहां तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स? क्योंकि आई थिंक सारी चीजें आप ऐसी पढ़ रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हैं। कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से क्लैरिफाई कर लीजिए एक बार। कोई भी डाउट है? क्रिश, प्रतीक, आशिम,
करीना, प्रतीक, विवेक, कोई डाउट है? नो डाउट, ओके। सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस जो है ये बेसिकली 2 टाइप की है। वन इज कॉल्ड एज रोटेशनल साइक्लोसिस एंड अदर इज कॉल्ड एज सर्कुलेशनल साइक्लोसिस। वापस से यहां एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है? ये सेल का साइटोप्लाज्म है। अगर सेल का साइटोप्लाज्म क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना? अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, सो ऐसे साइक्लोसिस को हम रोटेशनल साइक्लोसिस कहते हैं। रोटेशनल साइक्लोसिस में साइटोप्लाज्म जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता है, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म मूवमेंट कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल साइक्लोसिस। सो यहां पर अपन लिख लेंगे साइटोप्लाज्म मूव्स in any one particular direction, whether it is clockwise or anti-clockwise, ठीक है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली अगर साइटोप्लाज्म घूम रहा है तो ऐसे साइक्लोसिस को हम रोटेशनल साइक्लोसिस बोलते हैं। एंड रोटेशनल साइक्लोसिस जनरली अकर्स अराउंड अ लार्ज वैक्यूल। इट जनरली occurs अराउंड अ लार्ज वैक्यूल। तो अगर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है और उस लार्ज वैक्यूल के आसपास साइटोप्लाज्म किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल साइक्लोसिस। वेयर एज ये जो सर्कुलेशनल साइक्लोसिस है, यहां पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म does not move in any one particular direction। तो जो साइटोप्लाज्म है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं घूम रहा है, वो किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेशनल साइक्लोसिस, ठीक है? हाँ, अपन बोल सकते हैं, आशिम बिल्कुल बोल सकते हैं कि प्लांट के केस में ये होता है। एंड ये जो सर्कुलेशनल साइक्लोसिस है, इट जनरली अकर्स अराउंड स्मॉल वैक्यूल्स। तो छोटे छोटे वैक्यूल्स के आसपास जो साइटोप्लाज्म घूम रहा है वो ऐसे घूम रहा, फिर ऐसे घूम गया, फिर वापस से उसने एक फुल टर्न ले लिया, फिर आधा टर्न ले लिया। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो वो सर्कुलेशनल है, और अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है तो फिर वो कैसा हो जाएगा, वो रोटेशनल साइक्लोसिस हो जाएगा। थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पर साइटोप्लाज्म खत्म हो जाता है। अब साइटोप्लाज्म में अब जो सेल ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन बॉडीज है उनको अपन एक एक कर पढ़ेंगे। और सेल ऑर्गेनेल्स को स्टार्ट करने से पहले अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेल फ्रैक्शनेशन। इसके ऊपर एनएससी जेएस में 2 बार, एनएससी बी में कई बार बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे, तो इस टॉपिक को अब अपन डिटेल में समझेंगे। टाइम है ना अपने पास अभी? ठीक है, चलिए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
सेल फ्रैक्शनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब है, सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर सेल से उसके सारे सेल ऑर्गेनेल्स को धीरे धीरे कर सेपरेट करेंगे बेस्ड ऑन इट्स डेंसिटी। ध्यान से समझना, ये टॉपिक 11th की एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको ट्रूमैन में भी नहीं मिलेगा, ये आपको कैम्बेल के अंदर मिलेगा ये टॉपिक, या फिर आप इसे इंटरनेट पर ही देख पाओगे, और जनरली किसी नॉर्मल 11th क्लास की सीबीएसई नीट बुक के अंदर आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा। सो सेल फ्रैक्शनेशन एक टेक्निक है बच्चों, जिसमें हम सारे सेल्यूलर कंटेंट को, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को उनके मास के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से एक एक कर सेपरेट करते चले जाएंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एनएससी जेएस एग्जाम इज कंसर्न। तो यहां पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। इट इज अ प्रोसेस टू ऑब्टेन, it is a process to obtain एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो आप मुझे? साइटोसोल नहीं पढ़ा? साइटोसोल बेटा वो लिक्विड मीडियम है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, तो उसी लिक्विड के अंदर तो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। वही लिक्विड जो है वो मूवमेंट करेगा, वही चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और उसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन बॉडीज एम्बेडेड है। इट इज जनरली अराउंड द स्मॉल वैक्यूल्स मीन। इस तरह से यहां देखो, दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, दीज आर दी स्मॉल वैक्यूल्स। तो इस स्मॉल वैक्यूल्स के अराउंड यहां पर जो साइटोप्लाज्म है वो किसी भी मूवमेंट, किसी भी डायरेक्शन में अगर मूवमेंट कर रहा है तो ऐसे मूवमेंट को हम सर्कुलेशनल मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है? नो प्रतीक, इट इज रॉन्ग। सेल ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोप्लाज्म नहीं होता है, साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू, ध्यान से यहां देखो, साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल्स प्लस एर्गास्टिक बॉडी। इस तरह से होगा। ठीक है? ठीक, क्लियर? इट इज अ प्रोसेस टू ऑब्टेन सेल फ्रैक्शनेशन। कंटिन्यू करूं? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे लिखूं या नहीं लिखूं? अगर कोई डाउट है तो पहले मुझसे पूछ लो। It is a process to obtain all the cellular components without disturbing individual function of components। चमक गया, चमक गया, चमक गया। ठीक है, ठीक है। बल्ब जला दो, सेशन को लाइक कर दो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है? सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट लें और आप उनके साथ डिस्कस कर पढ़ाई करो। चलो, सेल फ्रैक्शनेशन समझ में आ गया। तो सेल ऑर्गेनेल्स को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करते हैं, उन्हें अलग अलग ऑब्टेन करते हैं बेस्ड ऑन देयर मास या बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। ठीक है? उसके बेसिस पे हम उनको सेपरेट करते चले जाते हैं और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? सेल फ्रैक्शनेशन कहा जाता है। Now there are basically 3 steps of this procedure। ठीक है? सबसे पहला है एक्सट्रैक्शन। सबसे पहला है एक्सट्रैक्शन, आपने सेल को एक्सट्रैक्ट किया। देन इज होमोजेनाइजेशन एंड थर्ड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आप क्या कर रहे हो? उसे सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो। ठीक है? आपने सेल्स को
23V6 ये कौन सी क्लास है? ठीक है, आपने सेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब आप उसका होमोजेनाइजेशन करोगे और नेक्स्ट आप उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे। किस तरीके से होगा ये देखो, आपने सपोज इस सेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है ना, दिस इज द सेल विच यू हैव। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज you need to obtain all the cytoplasm along with the constituents that is present in the cytoplasm। आपको सारा वो कंटेंट चाहिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। So the first step is that you need to break the plasma membrane। आपको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करना है। You need to break the plasma membrane। अब आप इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे ब्रेक करोगे, ध्यान से सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट है और जनरली स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने एक सेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपने एक सेल को ले लिया, ठीक है, इट कुड बी एनी एनिमल सेल, इट कुड बी एनी प्लांट सेल। आप एक यूनिसेल्यूलर सेल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से एक सिंगल सेल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सेल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट यू नीड टू ब्रेक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे तोड़ा जाएगा? चक्कू लेकर तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींच नहीं लोगे, या फिर आप पीलर लेकर, तो जैसे आलू छीलते हैं, आम छीलते हैं, वैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं छील सकते हो। आपको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए सबसे इजी टेक्निक जो होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक शॉक। शॉक में ले आओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, शॉक ट्रीटमेंट कर दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ऑस्मोटिक शॉक का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो, जिसकी वजह से एक्सट्रीम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दो, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी और उसका ब्रेकेज होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने उसे एक्सट्रीम सलाइन एनवायरनमेंट में डाल दिया। सो दिस इज वन मेथड टू ब्रेक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड मेथड इज टू इंट्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस। आप उसे इतनी तेज वाइब्रेशंस उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाए, या फिर आप उसे ब्लेंडर में डाल दो। ये तीन मेथड्स ऐसे हैं जिससे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर सकते हो। ठीक, एक बार जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों ब्रेक हो जाती है तो अब आप क्या कर सकते हो, उसके जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं वो इजीली मूव आउट हो जाएंगे। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक बहुत यूनिक कैपेसिटी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब ब्रेक होती है तो वो अपने आप को रिपेयर भी कर लेती है। बट जब आपने उसे ऑस्मोटिक शॉक दिया है, वाइब्रेशन इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ब्लेंडर में डाल दिए हैं, तो अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से काफी हद तक टूट चुकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से काफी हद तक रप्चर हो चुकी है, टूट चुकी है, तो ये रप्चर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब क्या बना लेगी? ये वेसाइकल्स बना लेगी। रप्चर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या बना लेगी? ऐसे छोटे छोटे वेसाइकल्स बना लेगी और अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं नाउ दे कैन इजीली मूव आउट। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई? क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई है? प्रतीक, अमन, कृष, विवेक, आशिम, आर्यन, क्या ये पॉइंट क्लियर है? चमक गया ये पॉइंट? अब ये करने के बाद नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज now you need to introduce this cell into a centrifugal tube। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब टूट जाती है, तो आपके पास एक स्लरी जैसा सब्सटेंस ऑब्टेन हो जाता है, एक लिक्विड, उसके अंदर कुछ कुछ सॉलिड पार्ट, ऐसा एक स्लरी जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है। और उस स्लरी को अब आप क्या करोगे? एक सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब के अंदर डालोगे, रोटेट करोगे और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल को ऑब्टेन करते चले जाओगे। व्हाट आर वेसाइकल्स? वेसाइकल्स ऐसे छोटे छोटे स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो वो अपने आप को जब रिपेयर करती है, उस रिपेयरिंग के प्रोसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे वेसाइकल्स बना देती है। ठीक,
यहां तक समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अब यहां पर देखो आप, सस्पेंशन ऑफ ब्रोकन सेल कंटेनिंग सबसेल्यूलर कंपोनेंट्स। आपने सेल को ऑब्टेन करा, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने ब्रेक कर दिया बाय ऑस्मोटिक शॉक, या फिर आपने वाइब्रेशंस के साथ, या फिर ब्लेंडर में डाल के आपने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया है, तो अब आपके पास क्या प्रेजेंट है? अब आपके पास एक ऐसा सस्पेंशन प्रेजेंट है जिसमें सेल के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और वो सेल कैसा है? ब्रोकन सेल है। आपने उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब ब्रेक कर दिया, सो नाउ यू हैव द सस्पेंशन ऑफ ब्रोकन सेल्स कंटेनिंग सबसेल्यूलर कंपोनेंट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? हाँ, होमोजेनाइजेशन, ठीक है, उसकी पार्ट्स को ब्रेक करना इज कॉल्ड एज होमोजेनाइजेशन। यहां तक समझ में आ गया। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सेंट्रीफ्यूजिंग इट। अब आप उसको रोटेट कर रहे हो, आप उसको रोटेट कर रहे हो एक पर्टिकुलर स्पीड पर, आप उसे रोटेट कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पर, और आप उसे सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो यहां होगा क्या? देखो, आपके पास इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर सारा ब्रोकन सबसेल्यूलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ब्रोकन सेल विद ऑल इट्स सबसेल्यूलर कंपोनेंट्स। अब आपने इसे रोटेट करना स्टार्ट किया, अब आपने इसे सेंट्रीफ्यूज करना स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर स्पीड पर, एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक। अब जब आपने इसे रोटेट कर कर छोड़ दिया है ना, आप ऐसा समझो कि आपने ग्लास के अंदर पानी भरा है और पानी के अंदर आपने बहुत सारे सोल्यूट डाल दिए, आपने शुगर डाल दी, आपने नींबू के बीज डाल दिए, आपने वाटरमेलन के बीज डाल दिया, आपने नमक डाल दिया, है ना, ऐसी सारी चीजें डाल दी। अब आप उसे क्या कर रहे हो? रोटेट कर रहे हो और छोड़ रहे हो। जब आप रोटेट कर कर उसे छोड़ रहे हो, तो जो हेवी पार्टिकल्स होंगे वो सेटल हो जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो फ्लोट करते चले जाएंगे। हाँ या ना? ये बात समझ में आई? आशिम, मैंने वेसाइकल्स बता दिए हैं बेटा। वेसाइकल्स ऐसे गोल स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को हम वेसाइकल्स बोलते हैं, ठीक है। दीज स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज वेसाइकल्स। अब यहां ध्यान से सुनो, आपने जब रोटेट कर कर इसे छोड़ा तो कुछ पार्ट जो है वो बॉटम में सेटल हो जाएगा, कुछ पार्ट जो है वो बॉटम में सेटल हो जाएगा, और कुछ पार्ट जो है वो सस्पेंडेड रहेगा, कुछ पार्ट जो है वो सस्पेंडेड रहेगा। जो पार्ट नीचे सेटल हो गया, दिस इज कॉल्ड एज पेलेट, और जो पार्ट सस्पेंडेड रहा, दैट इज कॉल्ड एज सुपरनेटेंट, ठीक। तो अब आपने क्या किया? आपने एक सेल को एक्सट्रैक्ट करा है, उसके बाद आपने उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपने आप को रिपेयर कर कर छोटे छोटे वेसाइकल्स बना लिए। नाउ यू हैव अ स्लरी ऑफ सेल जिसके अंदर सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं एक ब्रोकन सेल के, एंड नाउ इट इज रेडी फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन। During centrifugation, you are rotating the broken subcellular components एक particular speed पर, एक particular time पर, एक particular temperature पर आप उसे rotate कर रहे हो। रोटेट कर कर आप जब उसे छोड़ देते हो तो जो heavier particles है वो settle हो जाएंगे और light particles जो है वो ऊपर float करते रहेंगे। जो पार्ट नीचे settle हो गए they are called as pellet, और जो ऊपर suspended रहे they are called as supernatant। अब इनिशियली सबसे पहली बार जब हमने सेल्यूलर कंपोनेंट्स को सेंट्रीफ्यूज कर कर छोड़ा तो जो पेलेट हमें ऑब्टेन हुआ वो किसका है? वो न्यूक्लियाई का है, वो न्यूक्लियस का है। दैट मींस सेंट्रीफ्यूगेशन में, सेल फ्रैक्शनेशन में जो पहला साइटोप्लाज्मिक कंटेंट या पहली चीज जो मुझे ऑब्टेन हुई है वो कौन है? वो यहां पर न्यूक्लियाई सेडिमेंट है। दैट मीन सबसे पहले मुझे कौन मिलेंगे? न्यूक्लियाई मिलेंगे। एंड दिस पॉइंट बच्चों इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक। अब क्या करेंगे? एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे, यहां पर एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब क्या करेंगे? इसके पूरे सुपरनेटेंट को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, इस पूरे सुपरनेटेंट को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, एंड इट इज रेडी टू सेंट्रीफ्यूज अगेन। फिर उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर करके छोड़ देंगे,
वापस से क्या मिलेगा हमको, वापस से क्या मिलेगा, आपको पेलेट मिलेगा और आपको सुपरनेटेंट मिलेगा। सेकेंड टाइम सेंट्रीफ्यूज करने पर जो सेल ऑर्गेनेल्स मुझे मिले वो है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, और अगर ये प्लांट सेल है तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, यहां पर मुझे प्लास्टिड भी मिल जाएगा। अब क्या करोगे, वापस से टेस्ट ट्यूब को लोगे, सुपरनेटेंट को एक नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डालोगे एंड इट इज रेडी फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन अगेन। वापस से एक पर्टिकुलर स्पीड पर, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब जो सेडिमेंट्स मुझे मिलेंगे वो क्या होंगे, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वेसाइकल्स मुझे यहां पर मिलेंगे। देन वापस से सुपरनेटेंट को अलग करो, रेडी टू सेंट्रीफ्यूज अगेन, वापस से सेंट्रीफ्यूगेज करो एक पर्टिकुलर टाइम, टेम्परेचर एंड स्पीड पर, और लास्ट में जो स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा वो क्या होगा, दैट वुड बी माय राइबोसोम सेडिमेंट। दैट मींस सबसे लास्ट में जो सेल ऑर्गेनेल मुझे मिल रहा है वो कौन है, वो राइबोसोम है। एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज सेल फ्रैक्शनेशन, जिसमें हम सेल्यूलर कंपोनेंट्स को, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को, सारे ऑर्गेनेल्स को उनके वेट के हिसाब से सेपरेट आउट करते चले जाते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज सेल फ्रैक्शनेशन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर है? सोचो, मैं लिखवा देती हूं आपको। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन पे हमको मिलेगा, मेनली जो मिल रहा है वो है न्यूक्लियस। सेकेंड सेंट्रीफ्यूगेशन पे, सेकेंड टाइम जब आपने उसे सेंट्रीफ्यूज किया, दैट मींस यहां पर ये जो सुपरनेटेंट है और ये जो है ये आपका पेलेट आ गया, तो पेलेट को छोड़ देंगे एंड दिस सुपरनेटेंट is then transferred to the next test tube and it is ready for centrifugation again. तो सेकेंड टाइम जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो हमको क्या मिला, माइटोकॉन्ड्रिया मिला, प्लास्टिड मिला, अगर ये प्लांट सेल से हमने सेल को एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। ओके, चमक गया आप सबको, बहुत अच्छी बात है अगर चमक गया है। पेरोक्सीसोम्स एंड लाइसोसोम्स। थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन में दैट मींस यहां पर आपको कुछ पेलेट मिला, ये जो पेलेट है वो ये सारा है, ये सारा क्या बचा आपके पास, सुपरनेटेंट। इस सुपरनेटेंट को आपने वापस से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला एंड इट इज नाउ रेडी फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन अगेन। अब जब आपने इसे थर्ड टाइम सेंट्रीफ्यूगेज किया तब आपको यहां पर क्या मिल रहे हैं, आपको ब्रोकन पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहे हैं। द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड एज माइक्रोसोम्स, दे आर कॉल्ड एज माइक्रोसोम्स, और साथ साथ में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वेसाइकल्स भी यहां पर मिल रहे हैं। फोर्थ टाइम जब हमने सेंट्रीफ्यूगेज किया तो आपको क्या मिल रहा है, लास्ट में आपको राइबोसोम्स मिल रहे हैं। तो NSE-JS में जब इसका क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन ये लिखा था कि अगर हम किसी सेल को सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से पास कर रहे हैं, सो व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ सबसेल्यूलर कंपोनेंट्स दैट वुड बी ऑब्टेन। तो सबसे पहले हमको मिलेगा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसाइकल्स, और लास्ट में आपको फोर्थ सेंट्रीफ्यूगेशन पे क्या मिल रहा है, राइबोसोम्स मिल रहे हैं। ऑल कॉर्नर्स केमिस्ट्री के नोट्स would be shared on Telegram link very soon. I think आपको ELP जो है वो मिल चुकी है ऑलरेडी, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की नोट्स भी आपको मिल रहे हैं और केमिस्ट्री के नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, आर्यन, ठीक है।
आई थिंक यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया. अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कर देना. आई वुड डेफिनेटली आंसर ऑल द क्वेश्चंस. और जो चीज आपको नहीं समझ में आएगी वो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी. ठीक है. और एंटीजन प्रतीक, मैं एंटीजन वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले ले लूंगी. डोंट वरी. और अगर मुझे लगा कि कमेंट बॉक्स में लिखने से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो आई वुड डेफिनेटली मेंशन अबाउट एंटीजन इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन सो दैट योर डाउट इज क्लियर. ठीक है. ओके. आई विल ट्राई टू सेंड द ELPs फॉर एवरी क्लास. 10 क्वेश्चन नहीं, आपको एक पूरे चैप्टर के 10 क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको टाइम टू टाइम क्वेश्चंस देती रहूं. एंड वंस द चैप्टर इज डन मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस दूंगी कि आप परेशान हो जाओगे क्वेश्चंस कर करके. सो डोंट वरी. ओके प्रतीक, मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी एंटीजन, है ना. यू ऑल्सो टेक अ ब्रेक फॉर 5 to 3 मिनट बिकॉज इसके जस्ट बाद आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी. सो वेन एवर वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. We'll talk of endoplasmic reticulum. We'll talk of Golgi body in the next class, and I'll try to finish up till lysosome in the next class. So if feasible for you, please read and come slightly about these cell organelles. ठीक है. Otherwise मैं तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी. In which month biology would be completed? हाँ, I will ask the other teachers also. Ask them. Don't worry. बायोलॉजी का सिलेबस जो है आर्यन आपका बाय अक्टूबर हम खत्म करने की कोशिश करेंगे. और अगर लगेगा कि सिलेबस उतनी स्पीड से नहीं चल रहा है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, सो वी विल डेफिनेटली इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस एंड वी विल ऑल्सो इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके स्टूडेंट्स. सो प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बहुत गर्मी है. स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो. ऑल द बेस्ट. लेट्स क्रैक इट.